नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और इस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति कराना आज के समय की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे अन्नदाता प्रयासरत हैं। अपने उपज की पैदावार को बढ़ाना और उस पैदावार को वो किन वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ा सकते हैं, उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपनी आमद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताना है कि वो अपनी उपज, अपनी पैदावार को किस तरह से शुरुआती तौर से ही वो इस तरह से बढ़ाएं कि उन्हें पैदावार तो मिले ही, साथ में लागत भी वो अपना पा सकें। सबसे पहले अन्नदाताओं को नमस्कार। किसान भाइयों, आप सदियों से खेती करते आ रहे हैं। खेती की क्रिया आपके लिए कोई नई नहीं है जी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जितनी पैदावार आप सोचते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ जी। तो आप अपने पैदावार को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आप अपने पैदावार को ना सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बहुत उच्चतम जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इसको बाज़ार में बेचते हैं तो बाज़ार में लोग उसके गुणवत्ता की ही परख करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में बताऊंगी। ये एक आम बात है लेकिन आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खरीफ के फसल को लगाते हैं तो लगाने से पहले ऐसा देखा जाता है कि हमारे किसान भाई ये भी नहीं देखते नमी कितनी है और कैसा है और उसको डायरेक्ट बो देते हैं। तो सबसे पहले किसान बंधुओं को ये देखना चाहिए कि जैसे गर्मी आने वाली है और हमें दूसरी फसल लगानी है तो उसको गहरी खुदाई करके मिट्टी को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो धूप होता है ना उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जी। और वो हमारी मिट्टी की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देती है। जैसे उसमें कीट पतंगों के लार्वी होते हैं और जो हमारे खरपतवार कचरे हैं उनके बीज होते हैं, तो उनको वो गर्मी के कारण वो ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण हमारा जो फसल है वो अच्छे से रोग मुक्त हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसको हम मृदा सौरीकरण कहते हैं कि मिट्टी की आप गहरी जुताई कर दें। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मानसून से पहले भी प्री मानसून वर्षा हो जाती है, तो वो नमी जो होता है मिट्टी में अंदर तक चला जाता है और जब आप बीज बोते हैं तो एक नमी उसमें रहती है जिससे उसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और अच्छा अंकुरण सब जानते हैं कि अच्छे पैदावार के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखें। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मृदा परीक्षण जो करते हैं, सॉइल टेस्टिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम आमतौर पे ऐसी सलाह देते हैं कि 2-3 सालों में एक बार किसान बंधुओं को ज़रूर अपनी मृदा की परीक्षण करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। ये मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, ये प्रयोगशालाओं में ही होता है। वो एक विशेष तरीके से मिट्टी 8-10 जगह के पॉइंट से ले लेते हैं और मिट्टी को, और फिर उसको जांच के लिए सेंटर पे भेज दिया जाता है, जो कि आजकल ब्लॉक लेवल पे हर जगह मौजूद है। सरकार द्वारा वो परीक्षण सेंटर बनाए जाते हैं। तो वो आपके मृदा में क्या है, क्या उपलब्ध है, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, आपकी मृदा अम्लीय तो नहीं हो रही है। जैसे हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे लिए वो नुकसानदायक है। वैसे ही बार बार हम जब कृषि कार्य करते हैं तो मृदा में एसिडिटी या अम्लीयता जमा हो जाती है या फिर क्षारीयता जमा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना मिट्टी का शुद्धिकरण भी कहा जा सकता है इसे। तो इसके लिए अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता है, जांच के बाद पाया जाता है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करें, या फिर अगर अम्लीयता है तो आप उसमें लाइम डालें, और अगर क्षारीयता है तो उसमें जिप्सम डालें, नहीं तो सल्फर का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप पैदावार को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आजकल जो हमारे किसान भाइयों से हमें खबरें प्राप्त हो रही हैं और हम न्यूज़पेपर में भी जो पढ़ रहे हैं कि किसान भाई बीजों में अंकुरण ना होने से काफ़ी परेशान हैं और उनका काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? तो बीजों के बारे में जो जैसा आपने कहा कि उनका भी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है।
एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अच्छी फसल के बारे में कामना करते हैं जी तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी बीज कैसी है, क्योंकि हाँ जी। वही बीज पैदावार में कन्वर्ट होना जी। है, बदलना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप फसल लगाते हैं हाँ जी। उसमें अच्छे किस्म का चुनाव करें। जी और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सोयाबीन में किसानों की एक हेक्टेयर में हाँ जी अंकुरण ही नहीं हुआ। जी जी तो हमारे किसान भाई जानते तो हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं। वो अंकुरण परीक्षण जो है जरूर करें। अच्छा इसके लिए एक आम साधारण सी विधि है। जी वो क्या करे कि 100 बीज ले ले हाँ और जी। नमी वाले स्थान पे उसको बोरे पे फैला दें। जी बोरे को नम कर दें, 100 बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे फैला दें। जी। उसके बाद गीले बोरे से उसको ढक दें हाँ 3 जी। से 4 दिन के लिए। उसके बाद देख लें कि 100 में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं। जी और अगर वो पाते हैं कि 80 बीज से ज़्यादा अंकुरित है तो 100 में से 80 100 में से जी। 80, तो उसको तो वो आराम से लगाएं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि 70 तक ही बीज अंकुरित हाँ। हैं तो जो बीज बोने हैं 1 हेक्टेयर में उसके अमाउंट को 1.25 गुना बढ़ा दें। जैसे मान अच्छा, लीजिए कि उन्हें 30 जी। किलो लगाना है तो 30 किलो का 1.25 गुना सवा उनको गुना अब कर लगाना दें। पड़ेगा जी बीज। हाँ और अगर वो पाते हैं कि 70 से कम है हाँ जी अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण की मात्रा 100 में 70 से कम है, हाँ तो वो उस बीज को बिल्कुल ही ना लगाएं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो बीज बदल देना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप उससे अच्छे अंकुरण और अच्छे फसल की कामना बिल्कुल नहीं कर हाँ, सकते। जिससे वो किसान भाई अपनी लागत को भी बचा पाएंगे और अपने समय का भी उपयोग कर पाएंगे। हाँ जी उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो बीज होते हैं उसको हाँ जी। कितनी गहराई में लगाई जाए। जी। अगर बीज बड़े साइज की है, बड़े आकार की है, तब उसको आप 4 सेंटीमीटर की गहराई तक लगा सकते जी। हैं। लेकिन अगर छोटे बीज है तो उसको 3 सेंटीमीटर की गहराई में हाँ लगाएं। जी। पर किसी भी कंडीशन में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पे ना लगाएं। अच्छा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि जो मूलांकुर और प्रांकुर जो ऊपर नीचे जड़ और वो आते हैं तो मिट्टी के अंदर जाने में और ऊपर भी आने में जी उनको दिक्कत होती है बीजों जी। को, और वो अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता। तो इन जी। बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जी मैम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। फसल चक्र की तकनीक भी डॉक्टर साहिबा मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को अपनानी चाहिए ताकि वो अपनी पैदावार को बढ़ा सके। जी हाँ जी फसल चक्र को अपनाना भी बहुत ही आवश्यक है। हाँ जी क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो चावल चावल, रोटी रोटी या फिर दाल दाल अलग अलग नहीं खाते, सब जी। मिला के खाते ताकि हमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सके। हाँ जी उसी तरह पौधों के लिए भी क्या होता है कि मिट्टी में वो एक ही तरह के पौधे, जैसे आप गेहूं या फिर जैसे चना जी, बार जी। बार लगाते हैं तो उसकी स्थिति हर मिट्टी की गहराई से जो पोषक तत्व रहते हैं हाँ वो जी। नहीं लिए जाते हैं, एक जी। ही गहराई से लिया जाता है। बीमारी भी आती है, खरपतवार भी आते हैं तो एक ही हाँ तरीके जी। से आते हैं। तो फसल चक्र में फसल चक्र का मतलब हुआ कि एक के बाद दूसरे सीजन में कौन सा क्रॉप ले, कैसा ले। जी तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अनाज के फसलों के साथ दलहनी फसलों को लगाना आवश्यक होता है। हाँ जी, अच्छा जी। रहता है, कारण कि दलहनी फसल जो है वातावरण में जो नत्रजन होता है हाँ जी। उसका स्थिरीकरण कर देते हैं मिट्टी में। तो वो नत्रजन वो उनके इस्तेमाल के लिए तो होता ही है, वो अगले साल जो फसल आने वाला है अगले सीजन में हाँ जी। उसके लिए भी वो नत्रजन अवेलेबल करा देते हैं। तो जी, ये जी। बहुत आवश्यक है।
उसके अलावा एक और हाँ जी। बात महत्वपूर्ण है कि जैसे अनाज के बाद दलहनी फसल लेते हैं, जी जी। तो अगर आपके पास समय है थोड़ा सा, तो धैंचा की क्रॉप बहुत लगाएं। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा रहता है, और इसको 15 दिन, जो आप अगले सीज़न का फसल लेना चाहते हैं जी। उससे 15 दिन पहले इसको ट्रैक्टर से मिट्टी में मिला दें। जी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो नत्रजन, तो चूँकि धैंचा हाँ जी। दलहनी फसल है मिट्टी में ला ही देता है, उसके अलावा एक बहुत फ़ायदा अच्छा है कि उसमें बल्क अमाउंट, मतलब कि उसमें पत्ते और ये सब इतने अच्छे होते जी। हैं कि मृदा की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हाँ हैं, जी। जिसके कारण वो नमी ये सब ज़्यादा मौजूद ले हो पाता है और लेंगे। फसलों को वो अच्छे से फिर मिल पाता है। मिल पाता है। जी मैम, ये इसके अलावा मुझे लगता है कि क्या आप हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्व पौधों के लिए जो आवश्यक है उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, ये जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ जी। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। जैसे मनुष्यों के लिए कहते हैं कि हमें 5 पोषक तत्व, वसा, प्रोटीन, हाँ कार्बोहाइड्रेट, जी। पानी और विटामिन ये जी जरूरी जी। है। वैसे भी हमारे पौधों के लिए 16, अब तो 17 कहते हैं, 17 पोषक तत्व हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी। तो ये पोषक तत्व मिलना चाहिए। उसमें क्या है कि नत्रजन, स्फुर और पोटास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको मृदा परीक्षण के बारे में हाँ जी। बताया था, जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कितने मात्रा में है। जी। और जी। अगर आप देखते हैं कि पोषक तत्व की कमी है, हाँ तो जी। आप इसको ऊपर से जरूर मिलाएं। जी जी। नत्रजन की बात करें तो नत्रजन का एक ही बार डोज जो भी देना है 1 हेक्टेयर में वो ना दे, हाँ जी। क्योंकि वो क्या होता है कि वाष्पीकृत होके बर्बाद हो जी जाता है, जी। पानी में भी मिट्टी के अंदर चला हाँ जी। जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो 2-3 स्प्लिट डोज, जैसे जब मिट्टी खेत तैयार करते हैं तब डाल दे आधी हाँ डोज, जी। और जो आधी बचे उसको 2 भाग में करके जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब डाल दें, जब उसमें फूल आने लगे तब डाल जी दें, तो जी। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। हाँ जी। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा मैंने बताया कि फसल चक्र अपनाने से हाँ जी। नत्रजन अपने आप वातावरण जी से आ जी। जाता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू नत्रजन के लिए है कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं कि जी। नीम कोटेड यूरिया की बात कर रहे हाँ हैं। जी। नीम एक ऐसा तत्व है जो ये वाष्पीकृत हो जा रहा है, नत्रजन हाँ जी। वातावरण में चला जा रहा है, उससे बचाता है। जी तो जी। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको साधारण तौर पे यूरिया अवेलेबल है, हाँ जी। तो उसमें नीम की खली का इस्तेमाल करें, जी। ये भी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसके बारे में जी। आपको बताना चाहूँगी कि जो नत्रजन है जी। वो हमेशा किसान भाई हमारे सोचते हैं कि चूंकि ये सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है तो जितना चाहे डाल दें, जी पर हाँ। ऐसा नहीं करना हाँ चाहिए। जी, जी। चार्ट देख के इस्तेमाल करना हाँ चाहिए। जी। अगर आप नत्रजन खेतों में ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधों की बढ़वार तो बहुत हो जाएगी, पत्तियां बहुत आ जाएंगी, जी। तने बहुत आ जाएंगे, लेकिन उसमें जो आपकी पैदावार, जो अनाज मिलता है, दाने मिलते हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ तो जी। उसको बनाए रखने के लिए जितनी ज़रूरत हो, जितनी मात्रा अनुशंसित हो, उसी का इस्तेमाल जी करें। मैम, आज अभी जो हमारा रबी की फसलें हमारे किसान भाइयों के पास हैं, तो वो अभी तक अपनी बोनी का कार्य तो पूर्ण कर चुके हैं, और अभी के समय में मुझे लगता है खरपतवार उनके लिए एक समस्या के रूप में आ रहा होगा, तो जी। आप इस पर कुछ बताइए हमारे किसान भाइयों को। हाँ, खरपतवार जो होता है किसान भाई, वो क्या करता है कि बहुत उसको समय समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है। हाथ से निकाल सकते हैं, मैनुअली निकाल सकते हैं उसको। उसके अलावा साइकिल जो आता है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। नहीं तो आप दवाइयों का, अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो दवाइयों का छिड़काव करें, क्योंकि क्या है कि हमारे पास जो पोषक तत्व या सूर्य का प्रकाश या पानी है वो सीमित मात्रा में है, और ये जो खरपतवार होते हैं वो हमारे फसल के साथ compete कर जाते हैं, वो उससे ले लेते हैं और फसल को पोषक तत्व नहीं मिल पाता। जी। तो जब अगर हम किसी चीज़ को, जितना हमें खाना है हम खा ही नहीं पा रहे हैं, जी, तो हम जी। उसको हमारे शरीर में कहाँ से जमा होगा। हाँ जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खरपतवार को समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें। मैम, आज जो हम बात कर रहे हैं पैदावार बढ़ाने पर, तो इसमें सिंचाई का क्या योगदान है? हाँ, सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण जी। योगदान है। पानी हर पौधे के हर कारिकी के लिए ज़रूरी है, जी। चाहे वो अंकुरण हो, प्रकाश संश्लेषण हो, हाँ जिससे जी। भोजन बनता हो, श्वसन हो, हर चीज़ में पानी चाहिए। तो पानी की मात्रा जरूर खेत में बनाए रखें। जब आप बीज बोते हैं तब भी बनाए जी। रखें। एक बात मैं इसमें विशेष तौर पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी जी। किसान भाइयों, कि आप रीज फरो, जो मेड़ बना के जो हाँ जी। फसल लगाते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें एक बार, पहली बार जी। जब बनाते हैं तो उसमें लागत ज़्यादा लगती है, मजदूरों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये 3 से 4 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एक बार बना के। और इसमें क्या होता है कि जो आप पानी देते हैं
तो वो जो मेड़ होती है उसके 2/3 भाग को ही गीला करता है और जी। 1/3 को नहीं करता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मतलब कहते हैं ना जो हमारा नारा है जी। कि हर बूंद से ज़्यादा पैदावार, हाँ जी। तो उसमें हर बूंद से ज़्यादा पैदावार मिलनी हाँ, है। क्योंकि हमारे राज्य में पानी की हाँ, कमी कमी भी है। है, जी। तो क्या सिंचाई की कुछ तकनीकियाँ भी आप बताना चाहेंगी? हाँ, आप ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड जो है, जी। क्योंकि आजकल इसके लिए भी जो तकनीकी चाहिए और जो हाँ जी। पाइपलाइन और जो भी चाहिए उसको सरकार सब्सिडाइज रेट पे दे रही है, तो आप उसको लेके उसका फ़ायदा उठाएं हाँ और जी। इसमें कम से कम पानी में आप ज़्यादा जी, से जी। ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। मैम, इसके अलावा आप किसान भाइयों को कुछ और सलाह देना चाहेंगी? हाँ, किसान भाइयों को 1-2 बातें हैं कि कटाई और भंडारण इन सब पे हाँ जी। विशेष ध्यान देना चाहिए जी। कि जब कटाई हो तो उसमें नमी की मात्रा एक निश्चित मात्रा पे हो, हाँ जी। और भंडारण भी करें वो बहुत अच्छे से करें ताकि जो आपका जो बीज है वो अगले साल वो फिर इस्तेमाल होना है। हाँ जी। तो उसके भ्रूण को सुरक्षित रखना है ताकि जी, फिर जी। वो अगले साल अच्छी पैदावार दे सके। इन सब बातों का भी अगर ध्यान देते हैं हाँ जी। किसान बंधु, तो वो बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण पैदावार ले पाएंगे। हाँ जी। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हमने फसलों की पैदावार को बढ़ाने के तरीके सीखे, जो कि हमारे किसान भाइयों को वास्तव में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। इन तरीकों को बताने के लिए, इन वैज्ञानिक पद्धतियों के विवरण के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में धान की रिकॉर्ड खरीदी, रबी फसल पंजीयन प्रारंभ, प्रदेश में बढ़ा दुग्ध उत्पादन, समेकित कृषि प्रणाली पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण और कृषक चौधरी ने किया टमाटर का बम्पर उत्पादन। और अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी 37,26,000 मीट्रिक टन हुई है। किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 90% धान का परिवहन हो गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत इस वर्ष विदिशा को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक खरीदी हुई है। सर्वाधिक खरीदी एवं जिले जो हैं वो होशंगाबाद और रायसेन हैं तथा इसमें सीहोर भी शामिल है। वर्ष 2019-2020 में प्रदेश में कुल 25,85,000 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2018-2019 में प्रदेश में कुल 21,96,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। समर्थन मूल्य पर इस वर्ष कुल 2,24,919 मीट्रिक टन ज्वार तथा बाजरे की खरीदी की गई है। कुल 6,491 किसानों ने समर्थन मूल्य पर ज्वार तथा 35,926 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बाजरा विक्रय किया है। इस वर्ष रबी में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 4,529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष 2,991 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे। इस वर्ष रबी में सिकमी एवं बटाईदारों के पंजीयन की नई व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 5 हेक्टेयर तक अनुबंधित रकबे के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा लगातार गौवंश नस्ल सुधार से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 500 ग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक है। बहुउद्देशीय ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 310 गो सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रबंध संचालक राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम डॉक्टर HBS भदौरिया ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा वर्ष 2020-2021 में 1100 मैत्री गो सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी जिला सीहोर ने विश्व में पहली बार विद्युत संचालित ट्रैक्टर का सफल परीक्षण कर कृषि मशीनरी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक JJR नरवरे ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर का निर्माण एस्कॉर्ट्स लिमिटेड फरीदाबाद द्वारा किया गया है और इस संस्थान में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही उक्त ट्रैक्टर को संस्थान द्वारा केंद्र का पहला CMVR प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है।
सीमित संसाधनों के होते हुए भी संस्थान की निष्ठावान एवं समर्पित टीम द्वारा उक्त परीक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तकनीकी अध्ययन पत्र तैयार किया गया है और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के सब वर्किंग ग्रुप में प्रस्तुत किया गया है। पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में विकास खंड कुरई के ग्राम बावली में आयोजित किया गया है। कृषि फसलों का उत्पादन वातावरणीय परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से कृषि से प्राप्त आय अस्थिर होती है। इस तरह कृषि आधारित उद्योगों के साथ पशुधन को एकीकृत करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली में फसलों के साथ साथ गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में बावली ग्राम में उन्नत पशुपालक एवं किसान भाइयों की उपस्थिति सराहनीय रही। होशंगाबाद जिले के विकासखंड केसला के कृषक गगन चौधरी ने न केवल कृषि को लाभ का धंधा बनाया बल्कि कृषि से अपने परिवार को खुशहाल किया है। कृषक गगन चौधरी ने बताया कि उन्होंने कृषि विभाग आत्मा परियोजना के अंतर्गत खरीफ 2020 में टमाटर का बीज या किस्म विशाल सुपर एवं मिर्ची का बीज रेवती सुपर का 1 एकड़ क्षेत्र में लगाया था। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों से प्राप्त आवश्यक तकनीक सलाह एवं निर्धारित तकनीकी पैकेज के अनुसार आदान सामग्री का उपयोग कर टमाटर का अत्यधिक उत्पादन उन्होंने प्राप्त किया है। 1 एकड़ के रकबे में लगभग 550 क्विंटल या 2500 कैरेट टमाटर का उत्पादन प्राप्त किया है। श्री चौधरी ने बताया कि टमाटर की बिक्री करते हुए अभी तक उन्हें कुल लगभग 3 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। कृषक ने बताया कि उन्हें उत्पादन में लगभग 1 लाख रुपए की लागत लगी है। इस तरह 1 एकड़ में 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया है। कृषक की सफलता को देखते हुए कृषि क्षेत्र के अन्य कृषक भी कृषि के साथ साथ उद्यानिकी फसलों में सब्जी उत्पादन कर प्रति एकड़ अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सरसों का माहू कीड़ा हल्के हरे पीले रंग से 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह एवं फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं तब ज़्यादा होता है। वह मार्च तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणाम स्वरूप पौधों की भोजन बनाने की ताकत कम हो जाती है, जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीटग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती और यदि लगती भी हैं तो उनमें दाने पिचके एवं छोटे हो जाते हैं। राया प्रकार की किस्मों पर चेपे का प्रकोप कम होता है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जहां इस कीट के समूह दिखाई दें, उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो ऑक्सीडिमेटॉन मिथाइल 25 ईसी या डायमिथियोएट रोगोर 30 ईसी की 250 मिलीलीटर मात्रा को क्रमशः 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 3 बार करें। देर से पकने वाली अरहर की फसल इस समय फली एवं दाना बनने की अवस्था में है। फसल का सतत निरीक्षण करते रहें। फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इस कीट के नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करें। मुर्गियों को न्यूनतम तापमान से बचाना अत्यंत आवश्यक है। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट में 300 वॉट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। बाहर से आने वाली ठंडी हवा की रोकथाम करनी चाहिए। इसके साथ ही कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाव करें। इस हेतु बोरों के पर्दे लगाएं ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।